Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the sixth part of our chapter sound, and in this part we'll solve our question answers of exercise. Let's begin. Number 1, what is sound and how is it produced? What is sound? हम previously पढ़ चुके हैं. Sound is a form of energy. Okay, sound is a form of energy which gives the sensation of hearing. ठीक है, sound क्या है बच्चों? एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमको हियरिंग का सेंसेशन देता है. ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस कॉज्ड इन एयर और एनी मीडियम बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. ये कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों? साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस. ठीक है, किसी भी मीडियम में, एयर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, किसी भी मीडियम में जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसमें हो रहे हैं क्या वाइब्रेशंस, तो क्या प्रोड्यूस होगी? हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. Describe with the help of a diagram how compressions and rarefactions are produced in air near a source of sound. ठीक है, क्या डिस्क्राइब करना है बच्चों कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है, हम पढ़ चुके हैं साउंड वेव. ठीक है, हमने क्या देखा था? वहाँ पे एक सीरीज होती है किसकी? कंप्रेशंस की एंड रेयरफेक्शन की. ठीक है, तो देखिए, व्हेन अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स फॉरवर्ड इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर. हमने देखा था बच्चों, जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो क्या होता है? एक रीजन क्रिएट होता है जहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होती है. ठीक है, दिस रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड डेंसिटी इज नोन एज कंप्रेशन. और ये जो रीजन है हाई प्रेशर का और हाई डेंसिटी का, ये क्या है बच्चों? ये कंप्रेशन है. ठीक है, सिमिलरली क्या होता है? जब वो वाइब्रेटिंग बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस जाती है तो क्या होता है बच्चों? एक रीजन क्रिएट होता है. कौन सा? मिनिमम प्रेशर का, मिनिमम डेंसिटी का. ठीक है, वो क्या है? हमारा रेयरफेक्शन है. ठीक है, पिक्चर से समझिए. देखिए, ये हमारी ट्यूनिंग फोक है और यहाँ पे देखो बच्चों, ये सी क्या है? हमारा कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन. ठीक है, इसकी एक सीरीज है. हम पढ़ चुके हैं साउंड वेव में क्या होता है, इनकी सीरीज होती है. ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, इस कंप्रेशन वाले एरिया में क्या है? जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होती है. ठीक है, और रेयरफेक्शन वाले एरिया में जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो दूर दूर हैं, तो प्रेशर और जो डेंसिटी है वो मिनिमम होती है. ठीक है, तो कंप्रेशन क्या है बच्चों? रीजन ऑफ हाई प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर एंड डेंसिटी. ठीक है, आगे देखिए. व्हेन इट मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. ठीक है ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव करेगा तो एक रीजन क्रिएट होगा. कौन सा? लो प्रेशर का, लो डेंसिटी का. ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज रेयरफेक्शन. और ये रीजन क्या है बच्चों? रेयरफेक्शन है. ओके, एज द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं जब वाइब्रेशन होता है तो क्या होता है बच्चों? इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है. ठीक है, तो बार बार ये मूवमेंट होता है तो किसकी सीरीज बनती है? कंप्रेशंस की एंड रेयरफेक्शंस की. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. साइड एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. क्या बताना है बच्चों कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं जो साउंड वेव्स हैं, हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए. ठीक है, टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप. क्या करना है बच्चों? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम. पहले क्या लेना है? एक इलेक्ट्रिक बेल ले लेनी है. ठीक है, और एक एयर टाइट ग्लास बेल जार ले लेना है. ठीक है, और उसमें कनेक्ट कर देना है क्या? वैक्यूम पंप. ओके, सस्पेंड द बेल इनसाइड द जार. बेल को जार के अंदर सस्पेंड कर देना है एंड प्रेस द स्विच ऑफ द बेल. और इलेक्ट्रिक बेल है ना, स्विच को प्रेस करना है. ठीक है, फिर क्या होगा? यस, आपको बेल की साउंड सुनाई देगी. ठीक है, यू विल बी एबल टू हेयर द बेल रिंग. ठीक है, आप बेल को सुन रहे हैं, उसकी रिंग को सुन रहे हैं. ठीक है, ये देखिए हमारी पिक्चर, ये क्या है बच्चों? हमारा बेल जार है. ठीक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बेल है, इलेक्ट्रिक बेल है. ठीक है, ओके, देन क्या करना है बच्चों? ये इस तरीके से यहाँ पे सस्पेंड की हुई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है. जैसे ही हमने स्विच ऑन किया हमको बेल की आवाज़ सुनाई देगी. ठीक है, फिर क्या करना है बच्चों? यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर रखा है? वैक्यूम पंप. ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? जो ये वैक्यूम पंप है ये हमने क्यों कनेक्ट किया है? हम क्या करने वाले हैं? थोड़ी देर बाद हम इस बेल जार में से जो एयर है उसको रिमूव करने वाले हैं इस वैक्यूम पंप से. ठीक है, धीरे धीरे हम इसकी सारी एयर बाहर निकाल देंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद में जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या देखते हैं? जब हमने थोड़ी एयर कम कर दी तो इस बेल की आवाज़ धीमी हो जाएगी, फेंट हो जाएगी. ठीक है, और जैसे ही इस बेल जार की सारी एयर हम बाहर निकाल लेंगे, वैक्यूम पंप से बाहर ले लेंगे, तो
उसके बाद में इस बेल की आवाज़ आना क्या है, बंद हो जाएगी, हमको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो जो ये हमारी साउंड है ये प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या हो गया, हमने क्या क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रिक बेल ले ली है, ठीक है, बेल जार है हमारा ग्लास का एयर टाइट, ठीक है ना, और क्या है बच्चों, एक वैक्यूम पंप उसमें नीचे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने उसको बेल को लगा दिया उसके अंदर, और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमको रिंग सुनाई देगी। ओके, देन नाउ पंप आउट द एयर फ्रॉम द ग्लास जार। ठीक है, फिर क्या करना है, एयर को पंप आउट करना है वैक्यूम पंप से। ठीक है ना, द साउंड ऑफ द बेल विल बिकम फेंटर एंड आफ्टर सम टाइम द साउंड विल नॉट बी हर्ड, और कुछ टाइम बाद साउंड सुनाई नहीं देगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद पहले क्या हो जाएगी, फेंटर हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो कम हो गई है, और जैसे ही सारी एयर बाहर पंप आउट हो जाएगी तो हमको साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल एयर हैज़ बीन पम्प्ड आउट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सारी एयर को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। ठीक है, दिस शोज दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ये क्या शो कर रहा है बच्चों, कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम पढ़ चुके हैं साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो क्या है बच्चों, प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, और पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और क्या है, जो पार्टिकल्स है वो हमारी जो वेव की डायरेक्शन है उसके पैरेलल ही मूव करते हैं। ठीक है, हमने देखा था, देखिए बच्चों, ये हमारी वेव जा रही है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट इस तरीके से इसी डायरेक्शन में होगा, आगे पीछे। ठीक है ना, पैरेलल होगा। इस वेव की जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, उसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अप एंड डाउन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम। ठीक है, एक डार्क रूम है, वहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपके फ्रेंड्स बैठे हैं। ठीक है, तो साउंड की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे आप अपने फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको वो दिख नहीं रहा है, तो आप सिर्फ सुन के पता लगाना है आपको। ठीक है, तो साउंड का ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई आवर फ्रेंड बाय हिज वॉइस। तो जो साउंड की क्वालिटी है, टिम्बर है, उससे हम हमारे फ्रेंड को, उसकी वॉइस को पहचान सकते हैं। बच्चों, सभी की वॉइस की क्या होती है, क्वालिटी, पिच डिफरेंट डिफरेंट होती है, टिम्बर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो हम हमारे फ्रेंड को, क्योंकि हमने उसकी वॉइस सुन रखी है, हमें उसकी क्वालिटी और टिम्बर पता है, तो हम डार्क रूम में उसको कैसे पहचानेंगे, उसकी वॉइस की क्वालिटी और टिम्बर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन। वाई? ठीक है बच्चों, फ्लैश एंड थंडर, ठीक है ना, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, सुना है आपने, देखा है आपने, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, ये जो दोनों हैं एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन थंडर इज हियर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन, लेकिन जो हमको आवाज़ सुनाई देती है वो फ्लैश के कुछ टाइम बाद सुनाई देती है। वाई? ठीक है, एक्सप्लेन करना है। पहले हमको फ्लैश दिखाई देता है, हमको बिजली दिखाई देती है, उसके बाद हमको आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों है? ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, जो हमारी स्पीड है किसकी, साउंड की, इन एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमारा मीडियम क्या है, एयर है। ओके, और जो हमारी लाइट वेव्स हैं, हम पढ़ चुके हैं, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और एक बात हमने क्या पढ़ी थी, जो लाइट वेव्स हैं उनकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है साउंड वेव से। ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंस दिख रहा है, ये कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड है, और ज़रा लाइट वेव की स्पीड देखिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही हमको पहले दिखाई देगी। ठीक है ना, द स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साउंड ऑफ थंडर takes more time to reach the earth as compared to light।
जो थंडर है उसकी जो साउंड है वो लाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेगी अर्थ की सरफेस पे पहुंचने में, इसलिए हमको फ्लैश पहले दिखाई देता है और थंडर बाद में सुनाई देता है। ओके, तो देखिए, हैंस अ फ्लैश इज सीन बिफोर वी हियर अ थंडर, तो हमको फ्लैश पहले दिखाई देता है और बाद में हमको थंडर की जो वॉइस है, साउंड है, वो सुनाई देती है। ओके, आगे देखिए, अ पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। हमको पता है जो ह्यूमन एयर है, ह्यूमन की जो रेंज ऑफ हियरिंग है क्या है बच्चों, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है, ठीक है ना। इससे बिलो नहीं सुन सकते हैं और इस 20 किलो हर्ट्ज से अबव भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, 20 किलो हर्ट्ज मीन्स है 20,000 हर्ट्ज। ओके, व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। हमको बताना क्या है बच्चों कि ये जो दो फ्रीक्वेंसीज हमको गिवन है एयर में, इनकी वेवलेंथ कितनी है, ठीक है। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है बच्चों, साउंड की स्पीड एयर में गिवन है, ठीक है, कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमको बताना क्या है बच्चों, वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या ज़रूरत है, याद कीजिए हमारी वेव इक्वेशन, ठीक है। क्या कहती है वेव इक्वेशन, v इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था लैम्डा एंड न्यू, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें को क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, देखो v हमको गिवन है, स्पीड गिवन है, ये रही 344, ठीक है, और न्यू भी हमको गिवन है। 20 हर्ट्ज के लिए भी वेवलेंथ बतानी है और 20 किलो हर्ट्ज के लिए भी वेवलेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या हो गई बच्चों, वेवलेंथ हो गई हमारी v अपॉन न्यू। इस फॉर्मूला से हम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। व्हेन न्यू 20 हर्ट्ज, जब हमारी न्यू कितनी है, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 344 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ओके, तो वेवलेंथ कितनी हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v अपॉन न्यू, ठीक है। ये देखो, स्पीड वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वही हमारा क्या है, फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू लैम्डा और न्यू, ठीक है। तो लैम्डा कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा v अपॉन न्यू, है ना, v अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो v कितना है 344 और न्यू कितना है 20 हर्ट्ज, ठीक है। तो क्या आ गया 17.2 मीटर। इसकी वेवलेंथ कितनी आ गई बच्चों, 17.2 मीटर, ठीक है ना। यानी कि 20 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी साउंड है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 17.2 मीटर। ओके, व्हेन न्यू 20 किलो हर्ट्ज, अब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 किलो हर्ट्ज, और हम क्या कह सकते हैं इसको, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों, एक ही बात है। ओके, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन है, सेम है 344 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा क्या हो गया, v अपॉन न्यू, ठीक है। ये देखिए, ये v अपॉन न्यू है ना, 344 अपॉन 20,000, ठीक है। ये हमको याद रखनी है हमारी वेव इक्वेशन, ठीक है। क्या आ गया बच्चों, 344 अपॉन 20,000, मैंने कहा था ना 20 किलो हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज। ओके, बहुत सिंपल सा ये कन्वर्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कितना आ गया 0.0172 मीटर, ठीक है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ कितनी आ गई बच्चों, 0.0172 मीटर। ओके, thus the wavelength of sound corresponding to 20 hertz and 20 kilohertz is 17.2 meter and 0.0172 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दोनों ही फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग हमने वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, टू चिल्ड्रन आर at opposite ends of an aluminum rod. One strikes the end of the rod with a stone. दो बच्चे हैं, एक एल्युमिनियम रॉड के दोनों अपोजिट एंड पे है, ठीक है। और क्या किया है, उनमें से किसी एक ने एक एंड पे स्ट्राइक किया है स्टोन से, ठीक है। स्ट्राइक किया है तो क्या आएगी भाई, साउंड आएगी, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। अब हमको बताना क्या है बच्चों, हमको फाइंड आउट करना है क्या, रेशो, किसका रेशो, जो उसने स्ट्राइक किया है स्टोन से तो क्या हुआ, वाइब्रेशन, साउंड प्रोड्यूस हुई, साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि रेशो, किसका रेशो, जो साउंड वेव है एयर में और जो साउंड वेव होगी हमारी एल्यूमिनियम में, ठीक है। दोनों में डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि एयर अलग मीडियम है और एल्यूमिनियम जो है हमारा सॉलिड मीडियम है। वहाँ पे जो साउंड वेव है उनकी स्पीड दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है। तो हमको उसका जो टाइम है, उस स्पीड का जो टाइम है, वेव का जो टाइम है, उसका रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको गिवन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये हमको गिवन होगा, कितना है बच्चों, v1 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
एयर में ये स्पीड गिवन है, ठीक है, साउंड की, है ना। और हमको बताना क्या है अब कि एयर में जो साउंड है उसको एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर हमको बताना है कि जो एल्युमिनियम वाली जो रॉड है उसमें जो हमारी साउंड वेव है उसको एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है और इनका रेशो बताना है, ठीक है। आगे देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्युमिनियम, ये भी हमको गिवन होगा, ठीक है ना। कितनी है, V2 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो बच्चों अंतर आ गया है, एयर में स्पीड कम है, एल्युमिनियम में स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ द एल्युमिनियम रॉड x मीटर, हमने एल्युमिनियम रॉड की लेंथ मान ली है कितनी, x, और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन के बीच में डिस्टेंस कितना है, x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही उस एल्युमिनियम रॉड के अपोजिट एंड पे प्रेजेंट है। तो जितनी एल्युमिनियम रॉड की लेंथ है उतनी ही उन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, ठीक है। हमको टाइम फाइंड आउट करना है, इसलिए हमको डिस्टेंस की बात भी करनी है, ठीक है। अब हमारा यही फॉर्मूला बहुत अच्छे से हमें लर्न है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, टाइम, तो ठीक है। तो टाइम क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। ओके, अब हमको क्या करना है बच्चों, दोनों ही केसेस में, एयर में और एल्युमिनियम में, ठीक है, ये टाइम हमको फाइंड आउट करना है और उसका फिर रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, देखिए टाइम टेकन इन एयर, एयर में कितना टाइम लग रहा है भाई, ये क्या है हमारी डिस्टेंस है x, है ना, और ये क्या है हमारी स्पीड है, ठीक है बच्चों। ये हो गया, लिख दिया हमने डिस्टेंस x मीटर है, ठीक है। देन टाइम टेकन इन एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम में क्या है भाई, डिस्टेंस तो सेम है x है, लेकिन स्पीड चेंज हो गई है 6420 सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, हमको इनका रेशो निकालना है, ठीक है ना, एयर और एल्युमिनियम में रेशो, ठीक है। तो क्या करेंगे, x अपॉन 346, ये देखिए बच्चों x अपॉन 346 और अपॉन में x अपॉन 6420, ठीक है। x से बच्चों ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैसे समझेंगे, आप मैथ्स में करते हो, देखो क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 346 मल्टीप्लाई, ये वाला जो होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर में, ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6420 अपॉन x, ठीक है। तो x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया ना। तो क्या आ जाएगा, 6420 अपॉन 346, ठीक है। क्या आ गया बच्चों, 6420 अपॉन 346, तो रेशो कितना आ गया, 18.55, ओके। तो जो हमारी एयर में टाइम लग रहा है और जो एल्युमिनियम में टाइम लग रहा है उनके बीच का रेशो कितना है, 18.55, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, ठीक है। कोई सोर्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 100 हर्ट्ज है, ओके। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, और हमको बताना क्या है कि वो 1 मिनट में कितने वाइब्रेशंस करता है, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी यही है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 हर्ट्ज है, टाइम टेकन 1 मिनट है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेकंड में, तो कितना आ गया 60 सेकंड्स, ठीक है। अब हमको बताना क्या है बच्चों, ये हमको ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, और हमको टाइम भी गिवन है, हमको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस चाहिए। तो क्या करना है, बहुत सिंपल, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया, न्यू मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 60, देन 6000 टाइम्स, मतलब कि उसमें कितने ऑसिलेशंस हो गए हैं, 6000 ऑसिलेशंस हो गए हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने आ गए हैं, 6000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन। क्या जो हमारी साउंड है उसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो जो हमारी साउंड है वो लाइट के जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उनको फॉलो करती है, यस और नो, एंड एक्सप्लेन दैम, ठीक है। तो यस, हमारा आंसर क्या है, यस, जो साउंड है वो लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करती है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्यों पढ़ चुके हैं, क्यों फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों लॉज हमने देखे थे वो वही हैं जो हमने लाइट के रिफ्लेक्शन में देखे थे, ठीक है। साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज दैट ऑफ लाइट बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। ये हो गया एक बात, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, साउंड वेव में,
और यही हमने देखा था लाइट में, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे है, दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है, ठीक है। और ऐसा ही यहाँ पे है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ, ठीक है। और क्या है बच्चों, द डायरेक्शन इन विच साउंड इज इंसिडेंट, द डायरेक्शन इन विच इट इज रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो हमारी इंसिडेंट साउंड वेव है और नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। और यही हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो यस, जो साउंड वेव है वो लाइट के जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूस्ड, let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Do you hear echo sound on a hotter day? समझो बच्चों क्वेश्चन को, क्या है, जब एक साउंड रिफ्लेक्टेड होती है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से तो क्या होता है, हमको एको सुनाई देता है। हमने पढ़ा था ना एको, ठीक है। जब साउंड किसी हार्ड सरफेस पे जाके गिरती है तो क्या होती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट बैक होके हमको सुनाई देती है। टाइम गैप कितना होता है उसमें, 0.1 सेकेंड, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एको है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो सोर्स है साउंड का, उनके बीच में डिस्टेंस हमने सेम रखा है, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं किया है। बट क्या चेंज हो गया है, हमारा जो डे है ना वो कैसा है, अब हॉटर डे है, ठीक है। एक बहुत ही सनी और हॉट डे है, तो हमको बताना है क्या हमको एको सुनाई देगा या नहीं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है हॉटर डे होने से, तो यस, अब आप यहाँ पे याद कीजिए कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, यस, साउंड की स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हॉटर डे में क्या हुआ बच्चों, साउंड की जो स्पीड है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे ही डे का टेम्परेचर बढ़ा, जो हमारी साउंड है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। दस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस इन द हॉटर डे, ठीक है, ये बात हो गई। हैज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव डिक्रीजेस। फिर बच्चों क्या हुआ, अगर स्पीड बढ़ गई है तो जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, उनके बीच में टाइम गैप क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि स्पीड फास्ट हो गई है ना साउंड की, तो बहुत फास्टली वो ट्रैवल कर रही है, तो ये जो टाइम गैप है ये क्या हो गया, डिक्रीजेस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों दो बातें होंगी, अगर ये टाइम गैप 0.1 सेकेंड से कम हो गया तो क्या हमें एको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमको एको सुनाई देने के लिए कितना टाइम गैप चाहिए, 0.1 सेकेंड का, ठीक है। कोई भी साउंड जो है हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहती है, और अगर ये जो टाइम है ये 0.1 सेकेंड से ज़्यादा रहा तो हमको एको सुनाई देगा, ठीक है। अ ह्यूमन ईयर रिक्वायर्स अ मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ 1/10 ऑफ अ सेकेंड टू हेयर एन इको, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ह्यूमन ईयर है उनको एको को सुनने के लिए कितना टाइम गैप, टाइम इंटरवल चाहिए, 1/10 और वी कैन से 0.1 सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड का कितना, 0.1 सेकेंड, ठीक है ना, 1/10, ओके। तो इतना टाइम गैप होना ही चाहिए, तभी हम एको को सुन सकते हैं, ओके। इफ़ द टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड ऑन द हॉटर रे देन एन एको कैन बी हर्ड, ठीक है ना। अगर किसी हॉट डे पे ये जो टाइम गैप है 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है तो हमको एको सुनाई देगा, ओके। बट ऑन अ हॉटर डे द टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड is less than 0.1 second due to higher velocity of sound, so chances of hearing echo is less. लेकिन अगर क्या हुआ, जो टाइम गैप है किसका, ये जो हमारी इंसिडेंस है ओरिजिनल साउंड का और जो रिफ्लेक्शन है उसके बीच में जो टाइम गैप है अगर 0.1 सेकेंड से कम हुआ तो हमको एको सुनाई नहीं देगा, ओके। सो हियर our part is now completed. In our next part we'll solve our remaining question answers. Keep revising. Thank you.